हेलो सर, हाउ हैव यू बीन? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपका अंग्रेजी बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। आजकल सवाल उठाना कई बार बहुत जोखिम भरा हो जाता है, सभी के लिए हो जाता है। हम सब तो लगातार सुनते ही, आपका तो नाम भी काशिफ है, आपको तो टारगेट करना और आसान होगा। भय तब लगता है जब आदमी को किसी चीज को खोने का डर होता है। I had nothing to lose. आपके जो वीडियोस हैं जिनमें आप ग्रामर पढ़ाते हैं या इस तरह का कंटेंट दे रहे हैं, उसके इतने ज्यादा लोकप्रिय होने को आप कैसे देखते हैं? क्यों हुआ ऐसा? आज भी हम बात करते हैं कि बहुत बड़े बड़े टीचर्स आ गए, ऑनलाइन में आ गए, ऑफलाइन में आ गए, लेकिन कोई भी टीचर अगर फेमस है तो क्या वो अपनी टीचिंग की वजह से फेमस है? मुझे कन्नड़ नहीं आती है, उनको हिंदी नहीं आती है, यानी इंग्लिश इज नॉट माई चॉइस, इट्स माई नीड एज एन इंडियन। और हमें इसे एक नीड की तरह ही लेना है, इसको हमें संस्कृति बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी लेवल का एग्जाम देना हो, मैं यूपीएससी तक को कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हैं, आप कुछ मत कीजिए, सबसे ज्यादा वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए। ऐसा क्यों है? लेकिन वो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स तो बेटर रिजल्ट दे देते हैं, वो बेहतर इंग्लिश भी सिखा देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल वाले नहीं सिखा पा रहे। काशिफ, आप जब ये बात कह रहे हैं तो एक खतरनाक बात कह रहे हैं। जिस वक्त में हम हैं, उस वक्त में एक शिक्षक द्वारा ये कहना कि वह अपने बच्चों से प्यार करता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक वाहिद इंसान हूँ जो एसएससी के मुद्दे पे भी बोला था, जो नीट के मुद्दे पे भी बोला था, जो सीबीएसई के मुद्दे पे भी बोला था, जो सीयूटी के मुद्दे पे भी बोला था, जो उस हर मुद्दे पे बोलता है जो स्टूडेंट से रिलेटेड है। और अगर मेरे सामने कुछ भी ऐसा जिसमें विद प्रूफ, बच्चा विद पूरी एविडेंस के साथ अपनी बात रखता है, तो मैं वो बात सामने जरूर उठाता हूँ। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। और आज हम प्रस्तुत हैं आपके सामने कैजुअल टॉक का एक और संस्करण लेकर। आज हमारे जो मेहमान हैं उनको यूं तो किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज देश भर के वे विद्यार्थी जो अंग्रेजी सीखने में जरा सी भी रुचि रखते हैं, वो इस नाम से पूरी तरीके से परिचित हैं। आज हमारे बीच हैं डियर सर काशिफ। काशिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैजुअल टॉक में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने सुंदर शब्दों से मुझे नवाजा। नहीं, ये तो आपने हासिल की हुई आपकी उपलब्धियां हैं। तो काशिफ, बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो डियर सर हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी जब याद आती है और मैं सोचता हूँ कि मैंने पहली क्लास कब ली थी, तो ये वह समय था जब मैं 10वीं क्लास पार करके निकला। मेरा गणित थोड़ा ठीक माना जाता था, तो मेरे मोहल्ले के, जो मेरा आपका मोहल्ला एक ही जैसा मोहल्ला है, उसके किसी कोचिंग सेंटर ने कहा कि हमारे पास 10वीं को गणित सिखाने के लिए एक शिक्षक चाहिए। और मैंने लगभग वो 16-17 साल की उम्र में पहली क्लास ली। मुझे पता लगा कि आपने भी ये खुराफात बहुत जल्दी शुरू कर दी थी। कब? बिल्कुल सही, कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं जिन लोगों को नहीं मालूम मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि सर और मेरा जो घर है वो लगभग बहुत पास में ही है। सो ये एक इत्तेफाक है जो हमें भी पहले नहीं पता था। जहाँ तक पढ़ाने का सवाल है, मुझे लगता है कि जो स्ट्रगल, जो संघर्ष एक शब्द होता है, वो जीवन में आपको बहुत आगे लेके जाता है अगर आप उसको पॉजिटिवली लें। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा था। अगर मैं बिल्कुल शुरुआत में जाता हूँ तो मैं 7th क्लास में उस दौरान था, 7th 8th में रहा हूँगा। सो मेरे इंग्लिश के टीचर थे जो कि मेरी राइटिंग को बड़ा पसंद किया करते थे, और क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, बोरिंग बहुत था, तो पढ़ाई में अच्छा था, तो डर की वजह से ही पढ़ लेता था, तो उनको मैं बड़ा अच्छा लगता था, मेरी राइटिंग पसंद करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गर्मियों की छुट्टियों में आप मेरे बच्चों को पढ़ाएं। तो ये सुन के पहले तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था, बट जब उन्होंने मुझे वाकई में इस चीज़ के लिए फोर्स किया और कहा कि मैं आपको फीस दूंगा, तो मैंने फीस तो नहीं ली, लेकिन मैंने उनके कहने पर पढ़ाना शुरू किया। तो वो मेरे जीवन का पहला, जिसे कहते हैं एक पहली क्लास थी, पहला ट्यूशन था। उसके कई साल बाद कुछ ऐसे हालात बने कि जहाँ मैं कुछ ऐसी चीज़ों में, बीमारी वगैरह, डिजीज़ में मैं इन्वॉल्व हुआ। सो उसके कुछ साल बाद मुझे कुछ इस तरह की बीमारी हुई जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में छूटी, और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी ट्यूशन पढ़ाने की, मुझे लगा कि ये वो वक्त है जहाँ मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है और अपने पढ़ाई के खर्चे निकालने चाहिए। सो ट्यूशन एक ऐसी चीज़ होती है सर कि हर किसी एक संघर्ष करने वाले, एक पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट की लाइफ में कभी ना कभी उसने ट्यूशन पढ़ाया होता है और वो उसके बहुत काम आती है। तो वो पहली बार था जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। बहुत छोटी सी जगह पे मैंने वो शुरू किया था, क्योंकि मैं इंग्लिश ही जानता था, इंग्लिश शुरू से मेरा एक फोर्टे रहा था। तो इंग्लिश का स्कूल टाइम से ही
मैं पार्टिसिपेट किया करता था, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कॉम्पिटिशन्स है, तो उसमें ही मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, एक इमेज बन जाती है एक्चुअली। तो काशिफ, ये जो अंग्रेजी पढ़ाने का सिलसिला था, ये तो समझ में आया कि जैसे हम सब लोगों ने किया कि ट्यूशन पढ़ा रहे थे, कुछ पैसा मिल रहा था, जरूरी था, सीख भी रहे थे। फिर ये अचानक ऑनलाइन की दुनिया में कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे? अगर मैं बात करूं उस समय की, जब हमने ये वीडियो बनाने का सोचा, तो 2016 की बात है। तब लोग वीडियो वगैरह जानते भी नहीं थे ठीक से, इंटरनेट नहीं था, उस ज़माने की बात है। तब मैं पहले ट्यूशन पढ़ा ही रहा होता था, तो उस फेज़ में था कि जहाँ मैं सब कुछ नई नई चीज़ें करना चाहता था। मुझे लगता था कि मुझे अपना 1 मिनट भी फ्री नहीं रखना है। उसी दौरान ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मन में एक ये सवाल आया कि क्यों ना इस चीज़ को वीडियो की फॉर्म में डाल दिया जाए, तो जो मेरे लेक्चर्स हैं बच्चे बाद में भी देख लें। और ये बात मेरी हमारे एक वन ऑफ माय को-फाउंडर्स से हुई, जिन्होंने मुझसे कहा कि वीडियोस बनाते हैं। और फिर उसके बाद हमने वीडियो बनाया, बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या रिजल्ट होगा या फिर इसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा, इतना ज़्यादा नहीं सोचा था। बट फिर वीडियो बनाते गए और रिस्पॉन्स अच्छा मिलता चला गया, एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। इट इज एक्चुअली रेस्ट इज द हिस्ट्री। पर ये बताइए कि ये आपके जो वीडियोस हैं जिनमें आप ग्रामर पढ़ाते हैं या इस तरह का कंटेंट दे रहे हैं, उसके इतने ज्यादा लोकप्रिय होने को आप कैसे देखते हैं? क्यों हुआ ऐसा? सोचिए कि ग्रामर के वीडियोस क्यों वायरल होने चाहिए? एक्चुअली मुझे इसमें 2 चीज़ें लगती हैं। एक तो मैंने सच बोला है। जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है, लोगों ने इंग्लिश का आज भी हवा बनाए रखा है, इंग्लिश को रूल्स में बांध रखा है, उसे रटा के हम लोग पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बच्चे को कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि इंग्लिश में पढ़ना कैसे है। तो मैंने कोशिश ये की है कि जब भी हम इंग्लिश पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि उनको सच बताया जाए, भाई ऐसे पढ़ना है, ये चीज़ें इनको सिंप्लीफाई करना है। ये नहीं कि बस हम किताबी ज्ञान उनको रटा रटा के उनको पढ़ाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, लर्निंग भी फन हो सकती है। ये बात लोगों ने बहुत देर में जाना कि पढ़ाई को भी मज़े से हम कर सकते हैं, उसमें भी इंजॉयमेंट हम ले सकते हैं। वो चीज़ लोगों में पहले नहीं थी। तो क्रिएटिविटी के थ्रू, हंसी मजाक के थ्रू, क्योंकि मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शुरू से शौक रहा था, मैं करता था, मुझे एंकरिंग का शौक था। और ख़ास तौर से इसमें मुझे एक चीज़ और ऐड करनी होगी कि मैं अपने जो बॉस थे, मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ। जहाँ मैंने सीए इंटर्नशिप की थी, तो सुमित सर थे। मतलब वो बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी इंसान है। तो सुमित सर के अंडर मैंने एक चीज़ सीखी कि चीज़ों को प्रोफेशनल कैसे बनाना है। और टीचिंग को अगर प्रोफेशनलिज्म के साथ आप पढ़ाने लग जाएं, तो ये जो तड़का होता है, जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म भी है, टीचिंग भी है, फन भी है और सिंप्लिसिटी भी है, इसका जब पूरा एलिमेंट जब सारे हम इकट्ठे रख देते हैं, तो बन के आ जाता है डियर सर। लेकिन काशिफ, मैं अभी भी एज अ टीचर इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह की पृष्ठभूमि से आप आ रहे थे, ऐसे में स्वाभाविक तौर पर सुरक्षा एक फैक्टर होती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति कन्वेंशनल करियर्स के बारे में सोचेगा। आप सीए इंटर्नशिप कर रहे थे, समझ में आता है कि सीए एक कन्वेंशनल करियर था जो बहुत अच्छा करियर माना जाता है, या इस तरह के इवन टीचिंग भी एक कन्वेंशनल करियर के तौर पे इम्पोर्टेंट था। लेकिन आपने एक अनकन्वेंशनल किस्म की चीज़ की, आपने एक ऐसी चीज़ की जो इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। आप शुरुआती, जिसे हम अर्ली एंट्री एडवांटेज कहते हैं, उसके साथ वहाँ पहुँचे और आपने एक ऐसा प्रोफेशन कहिए कि भारत में पैदा किया जो इससे पहले उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता था, कि आप एक ऑनलाइन टीचर हैं, जो कि एक अनकन्वेंशनल किस्म का करियर है। आपको ये एक तो भय नहीं लगा, और दूसरा आपने कन्वेंशनल करियर की जगह पर ये क्यों सोचा? भय तब लगता है जब आदमी को किसी चीज को खोने का डर होता है। I had nothing to lose. Nothing to lose. And I think उससे ज्यादा पावरफुल फील कोई नहीं होता अगर आपने सब कुछ पहले ही देख लिया हो। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बहुत बुरा समय में देख के आया हुआ था, जहाँ पे मैं अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटलाइज था, कुछ डिजीज मैंने वो सब सफ़र की थी, और उसके बाद मेरी पढ़ाई रुकी थी, फ्रेंड सर्कल, सोशल लाइफ भी उस दौरान ख़त्म हुआ था, क्योंकि सब आप लोगों से आगे निकल जाते हैं। जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं। तो अगर आपको कम उम्र में बड़े तजुर्बे हो जाएं तो आप एक बड़ा इंसान बन सकते हैं। सो अर्ली फेलियर्स आर गुड। तो मैंने वो अर्ली फेलियर देखा हुआ था, मेरे पास कुछ खोने को नहीं था, और मैं कुछ नया हमेशा से करते रहना चाहता था। मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का मुझे बड़ा शौक रहता था।
मिमिक्री आर्टिस्ट बनने का, तो मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता था और उसी में से टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग ऐसा था जो पहले कभी लोगों ने नहीं सुना था। वही। एंड वो हम लोगों ने किया बिना सोचे समझे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं की, क्योंकि इसमें पैसा का तो सोचा ही नहीं था। उस टाइम पे कोई भी नहीं सोचता था। गोल ये था कि कुछ नया करना है, नया ट्राई करना है, और साथ ही जो भी स्टूडेंट जिन्हें पढ़ा रहे हैं उनके लिए कुछ बैकअप के लिए होना चाहिए। ये चीजें माइंड में थी। इस प्रोसेस में अभी भी आपने बात की कि चीजों को सरल तरीके से बताना, सिंप्लीफिकेशन इज समथिंग दैट यू कंसिडर योर पेडागोजी। आप उसको एक अपना शिक्षण विधि जो है उसका एक मुख्य तरीका मानते हैं कि चीज़ों को आसान किया जाए। एज ए टीचर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ लैंग्वेज टीचिंग में कि हम भाषा पढ़ाते समय, खासतौर से जब किसी व्यक्ति को हम ऐसी भाषा पढ़ा रहे हों जो उसकी मातृभाषा नहीं है, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उसमें ये सिंप्लीफिकेशन क्या रोल प्ले करता है, और जो भाषा उसे पहले से आती है वो कैसे इससे टकराती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा अगर बंगाली या उर्दू या हिंदी सीख कर आ रहा है जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, और फिर वो अंग्रेजी सीखता है, तो ये अंग्रेजी उसे एक तो डरा रही होती है क्योंकि वो सेकंड लैंग्वेज है, और दूसरा आप कह रहे हैं कि जब उसे सरलीकृत करते हैं तो उसकी जो पहली भाषा है कहीं वो ऐसा तो नहीं टकराती है, उससे दिक्कत पैदा करती है। बिल्कुल सही सवाल आपने खड़ा किया, और यही सच है कि जो पहली भाषा, जो उसकी मातृभाषा है, वही उसको दूसरी नई भाषा को सीखने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करती है। मैं बार बार क्लास में बात करते समय कहता हूँ कि ये सास बहू वाली रिलेशनशिप है। सास पहले से है, छोड़िए इस बात, प्लीज कंप्लीट। नहीं, मेरा मतलब था कि कहीं इस बात को मिसोजिनिस्ट ना माना जाए, लेकिन मूल भाव यह है कि जो पहले से है वो नए किसी एंट्रेंट को आने से पहले रोकने की कोशिश करता है, या जो भाषा हमने आदत की तरह सीखी हुई है उसकी जो भाषिक आदतें हैं वो नई भाषा से टकराती हैं, और वो कई बार प्रोनाउंसिएशन में परेशानी करेंगी, कभी स्ट्रक्चर में परेशानी करेंगी, कभी कभी ग्रामर में भी परेशानी करेंगी। क्या आपने महसूस किया ऐसा? बिल्कुल, और आज भी मैं सोचता हूँ कि लाखों बच्चे ऐसे हैं, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं इनफैक्ट, जिनको ये समस्या है। वो इंग्लिश इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि वो हिंदी से सीखने की कोशिश करते रहते हैं, और ऐसे ही सालों बीत जाते हैं, उन्हें सब कुछ आ जाता है लेकिन इंग्लिश नहीं आती। और यही चीज, इसी चीज पे मैंने सबसे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की कि आपको ट्रांसलेशन के पार्ट को निकालना पड़ेगा। हर लैंग्वेज का एक अपना स्टाइल होता है, एक अपना उसका फ्लेवर होता है, आपको उसे उस तरह से लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इवन आपसे ही सवाल पूछूं कि जब हमसे किसी के कुछ चोट लग जाती है या किसी का कोई नुकसान हो जाता है, हम उसको कहते हैं सॉरी, लेकिन सॉरी की हिंदी क्या होती है? कभी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता कि मैं शर्मिंदा हूं। कभी हम ऐसे नहीं बोलते। सॉरी तो एक वर्ब ही नहीं है, सॉरी तो एक एडजेक्टिव है, राइट। तो हम सॉरी कैसे बोल पाते हैं? बिकॉज ये हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है, एक हिस्सा बन चुका है, जहां पे हमें मालूम है कि यार सॉरी कब बोलना है, थैंक यू कब बोलना है, ये हमें पता चल चुका है। ऐसे ही अगर हमें भाषा को सीखना है तो हमें उन सिचुएशंस को सीखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में मुझे इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना है, थोड़ी बहुत ग्रामर याद रखनी है। अगर मैं इस तरह से जाऊंगा कोई नई भाषा सीखने में, वहां मैं ज्यादा कामयाब होऊंगा। लेकिन होता क्या है, जो हमें बचपन से सिखाया, जितनी भी किताबें हमें सिखाती हैं, वो सिर्फ हमसे हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाते रहते हैं, और ट्रांसलेशन सबसे मुश्किल काम है, ये बहुत बड़े लेवल का काम है। अब आप किसी 8वीं क्लास के बच्चे से कहें कि आप ट्रांसलेशन करो, वो कैसे कर पाएगा? उसको वो नहीं आता है। दूसरी बड़ी चीज मुझे ऐसा लगता है, जिसपे मैं ध्यान भी देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं सब लोग इस पे बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बहुत अच्छे टीचर्स की कमी है। आज भी हम बात करते हैं कि बहुत बड़े बड़े टीचर्स आ गए, ऑनलाइन में आ गए, ऑफलाइन में आ गए, लेकिन कोई भी टीचर अगर फेमस है तो क्या वो अपनी टीचिंग की वजह से फेमस है? हमें ये सवाल खुद से भी पूछना है कि हम किसी को पसंद कर रहे हैं तो क्यों करते हैं, या फिर वाकई में जिसको फेमस होना चाहिए क्या वो उतना फेमस है? क्या जो ऑफलाइन में कुछ टीचर्स बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, क्या उनको वो क्रेडिट मिला? क्योंकि अगर हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, वहां से हम कहें कि हमारे टॉप 5 टीचर्स कौन है, क्या हम पूरी दुनिया को ये कहेंगे कि 5 टीचर्स वो हैं क्योंकि मुझे इनकी कोई मोटिवेशनल लाइन अच्छी लगी थी? होना तो ये चाहिए कि ये साइंस बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, ये मैथमेटिक्स के मास्टर हैं, इनसे अच्छी मैथ्स किसी की नहीं, इंग्लिश इनसे अच्छी इंग्लिश किसी की नहीं है, इनसे अच्छी हिंदी किसी की नहीं है, साइकोलॉजी के तो ये एकदम गॉड है। इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो हम टीचर्स की क्वालिटी को रियल में असेस कर पाएंगे। काशिफ, चलिए आपके डोमेन पर आते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ये बहुत चर्चा में भी रहा जब हमने भाषा को लेकर विवाद देखा कि कितनी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। पहले तो मुझे बताइए, आपकी क्या समझ है, अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जानी चाहिए?
अंग्रेजी क्यों इतनी जरूरी भाषा है जो भारत में लगभग हर शिक्षित व्यक्ति को लगभग जिम्मेदारी है कि उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्योंकि अगर ये बहुत सारे लोगों को डराती है तो फिर क्यों ना बिना अंग्रेजी के काम चलने देते? क्या क्या दिक्कत क्या है? मैं महाराष्ट्र में किसी बैंक में अगर खड़ा हूँ और मैं वहाँ हिंदी बोलूँ तो मुझे डर है कि कोई आके मेरे से लड़ने लग जाएगा कि मुझे हिंदी नहीं बोलनी, मराठी बोलनी है, जो कि मुझे नहीं आती ऑफ कोर्स। अगर मैं साउथ इंडिया जाता हूँ, वहाँ मुझे किसी से बात करनी पड़े, मुझे कन्नड़ नहीं आती है, उनको हिंदी नहीं आती है, यानी इंग्लिश इज नॉट माई चॉइस, इट्स माई नीड एज एन इंडियन। और हमें इसे एक नीड की तरह ही लेना है, इसको हमें संस्कृति बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू, इज इट ट्रू कि अब भाषा के तौर पर अंग्रेजी केवल एक भाषा नहीं है, कई मामलों में ये एक हमारे यहाँ शब्द इस्तेमाल होता है डायग्लोसिया, लेकिन उसको छोड़ देते हैं तो सोशल स्टेटस जैसी चीज भी है। आपकी अंग्रेजी कैसी है, इससे ये भी तय होता है कि आपका रुतबा समाज में कैसा होगा। क्या आप इसे भी एंडोर्स करते हैं? मैं इसे बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता, लेकिन जो लोग कर रहे हैं पहले उनसे पूछना चाहिए। हम जानते हैं कि हमें देश में आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, हम इसको हिंदी में क्यों नहीं बोलते? आईएएस की हिंदी क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा। मैं बात जिससे कर रहा हूँ वो इस चीज के बहुत बड़े ज्ञानी है, लेकिन अधिकांश को शायद जरूरत भी अधिकांश को नहीं पता। हाँ। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर के तौर पे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो वहां की तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपने इंग्लिश बनाई हुई है, मैं कैसे प्रैक्टिस करूं? अगर मैं विमान में यात्रा कर रहा हूं, क्या कोई व्यक्ति जो इंग्लिश नहीं जानता वो विमान में बहुत इजीली यात्रा कर सकता है? वो वहां जाएगा, अनाउंसमेंट्स होते हैं, इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज यूज होती है। अगर मुझे पायलट बनना है तो इंग्लिश एयर की लैंग्वेज है। अगर मुझे बिजनेस करना है, सारी बात छोड़िए, वेबसाइट बनानी है, मुझे इंटरनेट चलाना है, हर जगह तो मुझे इंग्लिश ही चाहिए। और ये सिर्फ हमने नहीं किया हुआ है, बड़े बड़े जो सरकारी संस्थान हैं उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट किया हुआ है। तो ये कहना कि इंग्लिश को हटा देना चाहिए, उसको कम प्रायोरिटी देना चाहिए, उससे हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। ट्रू। वैसे भी अगर आप एक भाषा सीखते हैं तो आप एक पूरी संस्कृति भी के लिए भी आपका एक पासपोर्ट आपके हाथ में आता है, अपने नई चीज़ें सीखते हैं। और भाषा में एज सच कोई बुराई भी नहीं है किसी भाषा को सीखने में। और भारत के युवाओं के लिए तो यह है एक उनकी एस्पिरेशंस और सपनों की एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर वो कुछ भी करना चाह रहे हैं उनको सीखनी पड़ेगी। लेकिन यही वह एक फैक्टर भी है जो ये बताता है कि वह व्यक्ति जिसने बहुत जल्दी और उसको वह वातावरण मिला कि वह बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख सकता है, उसके घर में ये माहौल था, उसके स्कूल में ये माहौल था, तो वह स्वाभाविक तौर पर इस भाषा में ज़्यादा प्रोफिशिएंट होगा। और टियर 2 टियर 3 के वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से या किसी स्थानीय भाषा के माध्यम से पढ़े या फिर अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़े, लेकिन वो अंग्रेजी भी वहाँ पर उनको उन्हीं के माध्यम में सिखाई जा रही थी, वे स्वाभाविक तौर पर इससे पीछे रह जाएंगे। इस गैप को पूरा करने में क्या रोल इस किस्म के, आप जैसे आपके जो वेंचर्स हैं या जो आप कोशिश करते हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं? व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट कि जो लोग पीछे छूट गए हैं अंग्रेजी में उनको हाथ पकड़कर थोड़ा सा आगे लाया जाए? ये बहुत अहम सवाल है और ये बहुत ज़रूरी भी है कि जो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल से हैं, उनको एलीट क्लास समझा जाता है। और इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज नहीं, एक लाइफस्टाइल बना दिया गया है, और जो कि बिल्कुल गलत है। आप किसी की काबिलियत का फैसला सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि उसकी इंग्लिश अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली ये है, और ये शायद हमारे खून में है, ये हमारी अपब्रिंगिंग में है, इसे हम चाह के भी नहीं निकाल सकते। हम सोचने का तरीका हमने वैसा बनाया हुआ है। हम खुद को बदल लेंगे लेकिन करोड़ों लोगों को नहीं बदल सकते। तो उसका तरीका ये होना चाहिए कि हमें इंग्लिश को एज अ कल्चर प्रमोट ना करके उसको एज अ लैंग्वेज, एज अ टूल प्रमोट करना है। और जो लोग जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, टियर 2 के हैं, टियर 3 के हैं, उसमें मेरे जैसे लोगों का, या जो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं या पढ़ रहे हैं या जो जानते हैं इंग्लिश को, उनका ये रोल बनता है कि वो कुछ बेसिक चीज़ें अगर उन्हें सिखा पाएं कि कैसे बात करनी है, जिस जगह पे कहीं स्टेज पे खड़ा होना है तो किस तरह खड़े होकर अपनी बात को रखना है, इंटरव्यू में बैठ के अपने जो भी इंटरव्यूअर हैं उनको कैसे एड्रेस करना है, कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, किसी सभा में कैसे बात करनी है, मेल कैसे लिखना है। इस चीज़ की अगर हम ट्रेनिंग दे दें तो वो अपने को किसी से कम नहीं समझेंगे। और ये चीज़ करना बहुत आसान है। मैंने बहुत ऐसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देखे हैं जो मेरे साथ के ही थे, जिनकी इंग्लिश बहुत ख़राब थी, परंतु वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले मेहनती बच्चे थे। तो उनके अंदर मैंने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा कि वो कोशिश करते करते इंग्लिश में भी निपुण हो गए। सो
इस तरह की चीजें मैंने देखी हैं। और मुझे याद आ रहा है अपनी ज़िंदगी का वह वाक़या, पता नहीं आप लोगों को ये शायद हैरान करेगा कि दिल्ली में एक समय ऐसा था जब अंग्रेजी की शुरुआत कक्षा 6 से होती थी। पहले प्राइमरी क्लासेस में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी, और मैं चूँकि एक म्युनिसिपल स्कूल से पढ़ा, तो जब मैं 6th क्लास में स्कूल में पहुँचा तो 1982 का ये समझिए कि मार्च का महीना है, जबकि मैं 6ठी क्लास पूरी कर चुका हूँ, पर एक ही साल मैंने ABCD अभी सीखी है। और मुझसे पूछा गया कि एलिफेंट की स्पेलिंग बताइए। ओरल टेस्ट था 10 नंबर का, और स्वाभाविक तौर पे हिंदी से पढ़ने के आने वाले व्यक्ति के लिए ELEFANT एलिफेंट हुआ करता था। मैं ये जो स्ट्रगलिंग फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं अंग्रेजी के, उनके, चूंकि आप ऐसे विद्यार्थियों को लगातार पढ़ा रहे हैं, कोई फर्रुखाबाद का होगा, कोई रायबरेली का होगा जिसने मान लीजिए अभी अंग्रेजी सीखनी शुरू की है, या उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी वो सीख रहा है। ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर की लैंग्वेज सीखने में क्या विशेष परेशानियां होती हैं जो कि मान लीजिए कोई, जैसा आपने कहा कि कॉन्वेंट से पढ़ने वाले जिनके माँ बाप अंग्रेजी बोलते हैं तो उनसे अलग है? उनको सबसे बड़ी समस्या तो जैसा कि आपने कहा कि प्रोनाउंसिएशन की आती है, और मुझे लगता है कि प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत अच्छी इंग्लिश सीखने के बाद भी लोगों के अंदर रहता है, इंग्लिश को लेके, जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है। क्योंकि हमें लगता है कि कोई बहुत शानदार इंग्लिश बोल रहा है, वहीं दूसरा इंसान शायद उतने ही वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा होगा, वही सेंटेंसेस बोल रहा होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि नहीं, वो अच्छी नहीं बोल रहा, क्योंकि जो बेसिक डिफरेंस था वो प्रोनाउंसिएशन का था, यानी उच्चारण का। अगर कोई भी सीखने वाला जिसको ABCD से ही नहीं आता, बहुत बेसिक से शुरुआत करना चाहता है, और वो इंग्लिश को जल्दी और बेहतर तरीके से सीखना चाहता है, जो मैंने नोटिस किया और ऑब्जर्व किया, वो बेसिक गलती यही करता है। और टीचर जो पढ़ाने वाले हैं वो भी ये गलती करते हैं। क्या? आप किसी कोचिंग में चले जाएं, आप किसी क्लास में चले जाएं, जहां भी इंग्लिश सिखाई जाती है, प्रोनाउंसिएशन का वहां कोई लेना देना ही नहीं होता, नहीं बताया जाता। उसे वर्ड बता दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड बता दिया जाएगा कि इस वर्ड को इल्यूजन कहते हैं, या बता दिया जाएगा कि इस वर्ड को कैजुअल बोलते हैं। Yes, I was expecting that to come. तो वो वर्ड का मीनिंग समझा दिया जाता है, सेंटेंस बनवा देंगे, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जब बताओगे ही नहीं, तो मैं कौन सा पैदा होने के साथ सीखता हुआ आया हूं? मुझे नहीं पता था, बता दोगे, सिखा दोगे, सीख लूंगा। सो ये बिल्कुल उसी तरह से कि अगर हम कोई साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में गिरेंगे, ऑफ कोर्स। वही चीज इंग्लिश को लेके है कि अगर आप इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पे सीख रहे हो, तो जो बचपन से आप हिंदी बोलते हुए आए हो, तो आपने सालों से बोली है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत हिंदी आ गई है। इंग्लिश को भी थोड़ा समय दोगे और सही तरीके से सीखोगे तो जल्दी सीख पाओगे। काशिफ, आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, खासतौर से अंग्रेजी पढ़ाने का मामला है, और अंग्रेजी मेट्रोपॉलिटन से भी ज़्यादा बड़ी समस्या उन शहरों की, उन कस्बों की है जिन्हें हम Tier 2, Tier 3 सिटीज़ कहते हैं, और जाहिर है कि आपके बहुत सारे विद्यार्थी इन जगहों से आते होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि सपनों को लेकर, एस्पिरेशंस को लेकर क्या अंतर आप इन मेट्रोपॉलिटन के उन बच्चों को जो कि IELTS और TOEFL के लिए तैयारी कर रहे हैं, बनिस्बत उन बच्चों से जो कि जैसा मैंने कहा कि रायबरेली से या किसी और तीसरे चौथे दर्जे के कस्बे से आपसे जुड़ते हैं, क्या अंतर है इनके सपनों में? एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि जो Tier 2, Tier 3 के बच्चे होते हैं, वो ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं अपने करियर को लेके। उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी डाउन होता है, और उसका एक बड़ा कारण ये भी होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो इंग्लिश है वो इतनी अच्छी नहीं है, सो वो कहीं भी जाने आने में भी हिचकिचाते हैं। उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज उनको थोड़ा कम लगती हैं कि नहीं, हम उसके लिए नहीं है। रही बात अगर हम Tier 1 की बात करें, बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बच्चों की बात करें, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है अच्छी जगह पे हुई भी होती है, वो कॉन्वेंट स्कूल से हैं, प्राइवेट स्कूल से हैं, या फिर उनकी जो जॉन्ट्री है, जिनमें वो रह रहे हैं, जिन लोगों में रह रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर होती है। हो सकता है वो इंग्लिश जैसे, एज अगेन आई सेड कि इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। आपका स्टाइल, आपकी पूरी ओवरऑल डिमीनर इंग्लिश से डिसाइड हो रहा होता है। सो उनका वो कॉन्फिडेंस हाई होता है। क्योंकि मैं 4 ग्रामर के सवाल किसी बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे से पूछ लूँ तो वो गलत ही जवाब देगा। एकदम तय बात है। तो अगर इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज की तरह होती तो लैंग्वेज तो उसकी अच्छी नहीं है, फिर वो अच्छा कैसे? क्योंकि उसका स्टाइल आता है, उसको वो एक स्टाइल फॉलो कर रहा है। सो जो Tier 2, Tier 3 के बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि वो इस चीज से तो बाहर निकलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि इंग्लिश से नफरत करनी है। वी नीड टू हेट इंग्लिश। हमें सिर्फ हिंदी पे ही ध्यान देना या किसी और अदर लैंग्वेज से प्यार करना है, कीजिए प्यार, जिससे करना है कीजिए, लेकिन इंग्लिश को पराया समझ के आप सोच रहे हो कि आप कामयाब हो जाओगे, अभी तो हालात ऐसे नहीं है।
आने वाले शायद 100 साल के अंदर ऐसा हो जाए कि इंग्लिश का रेलेवेंस हमारे यहाँ कम हो जाए और फिर हम इस पे बात कर सकते हैं। मैं अकाउंट्स पढ़ाने लग जाऊंगा फिर। चलिए, जब आप आपके सामने एक मास्टर ट्रेनर मौजूद हो तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए। मेरी अंग्रेजी स्वाभाविक तौर पर बहुत बुरी है और मैं अक्सर इस बात के लिए मुझे दोष दिया जाता है कि मैं जो डिड के साथ पास्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लेता हूँ और बार बार ऐसा करता हूँ। अब आपके सामने उस टाइप कोई बेचारा म्यूनिसिपल स्कूल से निकला हुआ स्टूडेंट आए और वो ये वाली समस्या लेकर आए, तो कैसे ठीक करते हैं उसे? उसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका तो कोई टिप दे दीजिए। सबसे अच्छा तरीका तो यही रहता है कि जो हमारी वीडियोस होते हैं आप वो बार बार देखें और जिसमें हम इसी चीज की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। और अभी तो दिल्ली वाले, आप तो दिल्ली वाले, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप जैसे बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो ट्रेनिंग में आके ऑफलाइन एकेडमी पे, क्योंकि वहां पे आपको करेक्ट करने के लिए कोई बैठा है। सो आप वो चीज़ बार बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बाकी मेरा अपना एक फॉर्मूला है, बहुत सीरियस फॉर्मूला है। मैंने एक छोटा बच्चा हुआ करता था 8-9 साल का, वो बहुत मिस्टेक करता था, सेम मिस्टेक किया करता था। सो मैंने उससे कहा कि जब तक तुम इसके 500 सेंटेंसेस नहीं बना के लाते, आई विल नॉट अलाउ यू इन माई क्लास। शाबाश। और मुझे लगा नेक्स्ट डे वो नहीं आने वाला है। 500 सेंटेंसेस एक छोटे बच्चे के लिए बहुत थे, वो आया। लेकिन उस दिन के बाद से उससे बढ़िया ग्रामर किसी की नहीं थी, बिकॉज उसको पूरा फंडा समझ में आ चुका था। सो माइंड ऐसे ही वर्क करता है। तो 500 सेंटेंसेस आप अपना टारगेट बनाएं और लिखते रहें, सही हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। काशिफ, हम लोग जिन बच्चों से रोजमर्रा डील करते हैं वे बच्चे हैं जिनकी एस्पिरेशन जो है वे सरकारी नौकरियों में जाना, संभव हो तो आईएएस बनना, नहीं तो एसएससी या दूसरी परीक्षाओं को करना। और उन सभी के लिए, इवन कई लोग ऐसे जो कि यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए भी वो जो अंग्रेजी वाला पर्चा है कई बार बहुत चैलेंजिंग पर्चा होता है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइए कि जाहिर है कि अपने अतीत को तो ये लोग नहीं बदल सकते, वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, उनकी शिक्षा किस तरीके की गई थी, उसे तत्काल नहीं बदला जा सकता। वे कौन से शॉर्ट टर्म तरीके हो सकते हैं जिनसे वे अपनी अंग्रेजी को, ऐसा भी नहीं है कि उन्हें जाके किसी यूनाइटेड नेशन में अंग्रेजी बोलनी है, अपनी रोजमर्रा जिंदगी करनी है और इस तरह की परीक्षाएं पास करनी है, क्या तरीके हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ज्वाइनिंग योर क्लासेस कि जो उनकी मदद करेंगे ताकि वे इस जो शुरुआती उनकी हिचकिचाहट है इससे निकल सके? इससे पहले कि मैं वो ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊं जिससे कोई कंपेटिटिव एग्जाम या फिर सरकारी एग्जाम निकाला जा सकता है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं हमारे स्कूल के सिस्टम पे। स्कूल में जो इंग्लिश सिखाई जा रही है वो कैसे सिखाई जा रही है। स्कूल में जो सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं, नो डाउट उनके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है, वो बहुत अच्छे इंग्लिश बोल भी लेते हैं। बट आप अभी किसी सरकारी स्कूल में जाएं, आप देखेंगे वो इंग्लिश का चैप्टर इंग्लिश में ही पढ़ा रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टीचर्स, और ये ब्लंडर है। आप बच्चे को वो चीज सिखा रहे हैं जिसका उसको समझ ही नहीं आ रहा है। अब वो बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, आपने बहुत शानदार फर्राटेदार अंग्रेजी बोली, आपने चैप्टर्स भी अंग्रेजी में सिखा दिया, क्लास ओवर हो गई, बच्चा पास कर गया जैसे तैसे भी। लेकिन असल में तो शुरुआत वहीं से गड़बड़ हुई है। अगर आप स्कूल सिस्टम इतना बढ़िया कर दें जहां क्लास 10वीं तक या 12वीं तक सिर्फ वोकैबुलरी ही सिखाई जाए बच्चे को, ये नहीं कि सिर्फ वोकैब सिखाई जाए, लेकिन वोकैबुलरी उसकी स्ट्रांग बनाने के लिए क्या 12वीं तक नहीं उसको सिखाई जानी चाहिए कि रोजाना क्लास में या मंथली क्लास में 50 न्यू वर्ड्स हम आपको सिखाएंगे? क्या ये उसका करिकुलम का पार्ट नहीं बन सकता? बन सकता है। क्या टीचर्स इंग्लिश में ना बात करके हर वक्त बच्चे को हिंदी में इंग्लिश सिखाएं? जो सिखाने का माध्यम है भाषा का वो हिंदी रख लें और फिर इंग्लिश को सिखवाएं, थोड़े बहुत इंग्लिश के सेंटेंसेस बीच बीच में बोलें ताकि एक इंकरेजमेंट आए। अब बच्चा कहाँ फंसता है? बच्चा यहाँ फंसता है कि ऑनलाइन के जो टीचर्स हैं, जो कि एक्चुअल में टीचर्स नहीं, मैं ट्यूटर्स बोलता हूं उनको, उनमें मैं भी शामिल हूं, हम भी ट्यूटर्स ही हैं। हम जो ट्यूटर्स हैं या जिनसे वो सीख रहा है वो ऑनलाइन माध्यम से सीख रहा है, जिनसे शायद उसकी रोजाना मुलाकात भी नहीं हो पाती। लेकिन स्कूल में जहां रोज जा रहा है वो, वहां पे जो उसके सिखाने वाले वो उसको वो वोकैबुलरी नहीं सिखा रहे हैं, वो उनसे हिंदी में समझा नहीं रहे, इंग्लिश ही में बोले जा रहे हैं जो उसको बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही है। वो हिंदी मीडियम का बच्चा रहा है। अब जब वो 12वीं के बाद किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, वहां उसका इंग्लिश का डब्बा गोल होता है। कारण क्योंकि स्कूल में जिस तरह से वो उसे इंग्लिश सिखाए गए, चैप्टर्स के लॉन्ग आंसर के रट्टे लगवाए गए कि वो लिख के आ जाओ या कुछ भी लिख के आ जाओगे, लीनियंट मार्किंग है, पास कर ही देंगे। इससे उसकी इंग्लिश खराब हो जाती है। अब दूसरी बात कि कैसे वो अच्छी अपनी इंग्लिश कर सकता है किसी एग्जाम को निकालने के लिए। अगर आपको किसी भी लेवल का एग्जाम देना हो, मैं यूपीएससी तक को कवर कर रहा हूं यहाँ पे,
और आप इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हैं, आप कुछ मत कीजिए, सबसे ज्यादा वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए। जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी, जितना ज्यादा वोकैब बैंक आप बना के रखोगे, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, कम से कम एक आइडिया लगा पाओगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, आपको पूरे पूरे वहां पे एसेज नहीं लिखने हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्मार्टली आपको वोकैब पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जो बच्चा वोकैब को अच्छे से कर लेगा, उसे गवर्नमेंट एग्जाम निकालने में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। You mentioned about problems in our school system. ये संयोग से अच्छी बात है हालांकि कि अब नेताओं ने इस पर ध्यान देना शुरू किया है। अब नेता लोग अभी हाल में विपक्ष के नेता बाकायदा कोटा जाके बताते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या परेशानी है, क्यों हमारा एजुकेशन जो फॉर्मल सिस्टम है वो उस सिस्टम की तुलना में छोटा सिस्टम हो गया है, जो कोचिंग मेंटरिंग इन सब का सिस्टम होता है। आपकी नज़र में हमारी जो करंट जो हमारी शिक्षा नीतियां चल रही हैं, जो एजुकेशन का जो मेथड्स चल रहे हैं क्लास में, अंग्रेजी को लेके आपने बताया, बट इन जनरल आपको क्या लगता है क्या मेजर चेंजेस की ज़रूरत है नीतियों में, पढ़ाने के तरीकों में, क्लासरूम और स्कूलों की स्थितियों में, जिससे स्थितियां कुछ बदलें? हमारी शिक्षा जो है वो बच्चों को वो आत्मविश्वास दे ही नहीं पा रही है कि उन्हें लगे कि वो ज़िंदगी के लिए तैयार है। उसकी सबसे बड़ी जो उसके रूट कॉज है, जो मुझे समझ आता है, वो है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि एसी रूम में बैठ के पॉलिसी बनाने से बच्चों का बड़ा फायदा हो जाएगा। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली के या फिर जो पूरे भारत के जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेजेस हैं, वो बहुत वेल डेवलप्ड हो चुके हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसी नहीं है, वहाँ सब कुछ चंगा सी, इस टाइप का उनको लगता है। जो मुझे लगता है सबसे बड़ा कॉज है, क्योंकि जो पॉलिसी बन रही है और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें आपस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि अभी एक पॉलिसी बनाई गई है जिसमें 3 लैंग्वेजेस को कंपलसरी किया गया है क्लास 9 से। अब ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आपने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें कहा कि बच्चे से कि इंग्लिश को हम आपकी मेन लैंग्वेज नहीं मानेंगे, ये फॉरेन लैंग्वेज होगी। अब फॉरेन लैंग्वेज अगर इंग्लिश मान रहे हैं, मान लीजिए, अब उसमें दिक्कत क्या है कि 2 नेटिव लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, एक आपने हिंदी ले ली, एक संस्कृत ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, संस्कृत भी पढ़ाओ, लेकिन इंग्लिश को फॉरेन कैसे मान लेंगे? अब उसके पास ऑप्शन है कि इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज की तरह वो छोड़ सकता है और उसकी जगह फ्रेंच या फिर जर्मन, रशियन, कोई सी भी लैंग्वेज ले सकता है। अब पॉइंट तो ये है ना, इंग्लिश को हम फॉरेन बोल के क्या साबित करना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये हम गैर जरूरी भाषा है, हो सकता है बाहर की भाषा, पढ़ो ना पढ़ो मर्जी है तुम्हारी, मैंडेटरी हम नहीं कर रहे तुम्हारे लिए। लेकिन देश में अगर वो बच्चा जब नौकरी लेने जाता है, जब जॉब के लिए जाएगा, पढ़ाई के लिए जाएगा, हर जगह वो अपने आसपास सिर्फ इंग्लिश बोलते हुए देखेगा। उसे वकील बनना होगा, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। उसके लिए फिर क्या करेगा? वो कोचिंग लेगा, प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। फिर आप बोलोगे कि कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे आपने बड़ा कर दिया। एज एन इंग्लिश ट्रेनर मुझे तो खुश होना चाहिए कि इंग्लिश आप स्कूलों में नहीं पढ़ाओगे तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन मैं खुश नहीं हूं क्योंकि यहां बच्चे के साथ यहां पे इंसाफ नहीं हो रहा। उसके साथ ये जो पॉलिसी बनाई गई है उससे उसका कोई फायदा नहीं है। यू आर मेकिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर। शायद दर्शकों को ये ना पता हो कि ये 3 लैंग्वेज फार्मूला वाला जो हाल में विवाद हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि 3 भाषाएं पढ़ाने का नियम है और 3 भाषाओं में कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए, ऐसा कहा गया। तो वे विद्यार्थी जो अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी पढ़ते थे, अब अंग्रेजी या फ्रेंच में से एक ही भाषा पढ़ पाएंगे अगर उन्हें 3 भाषा पढ़नी है, नहीं तो उन्हें 4 भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर जो आपने पॉइंट रेज किया कि हम अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं शामिल कर सकते। रोचक बात है कि कई राज्यों ने ये मांग पहले भी उठाई है। उन्होंने कहा है कि जो 8th शेड्यूल है जिसमें कि भारतीय भाषाओं की पूरी सूची आती है, उसमें अंग्रेजी को भी रखा जाए। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन्होंने बहुत पहले से ये मांग, वो 90 के दशक से वो ये मांग करते रहे हैं कि अंग्रेजी को, फॉर एग्जांपल मिजोरम ने ये कहा कि अंग्रेजी को 8th शेड्यूल में उनके राज्य की तरफ से दे दिया जाए। भाई उस नेपाली हो सकती है अगर उसमें, जो कि जाहिर है कि नेपाल की भाषा है, और कई ऐसी भाषाएं उसमें शामिल हैं जो बहुत कम लोग बोलते हैं उसके, और अंग्रेजी तो बहुत बड़ी भाषा है, तो अंग्रेजी को उसमें क्यों नहीं शामिल किया जाता? आपके हिसाब से ये सरकार की हिचकिचाहट क्यों है अंग्रेजी को 8th शेड्यूल में रखकर उसे भारतीय भाषा घोषित करने? जहां तक मुझे समझ में आता है, प्रॉब्लम अंग्रेजी से नहीं है। यहाँ पे जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि जो देश की भाषाएं हैं
जो संस्कृति है जिसमें संस्कृत भाषा आ जाती है, या फिर तमिल, अगर कोई तमिल से बिलोंग करता है, या फिर गुजराती भाषा, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन पे जोर देने की कोशिश की गई है, और जिसके लिए अल्टीमेटली जो बलि दी गई है वो इंग्लिश की दी गई है कि अब 3 लैंग्वेज ही पढ़ा सकते हैं। अब उसमें सब कैसे रख लेंगे? मैंडेटरी जब तक करोगे नहीं क्षेत्रीय भाषा, तब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं। क्या आपको लगता है आज के समय में कोई भी ये चाहेगा कि उसे बंगाली पढ़नी है, उसे या फिर उर्दू पढ़नी है, या फिर उसे संस्कृत पढ़नी है? वो सब जानते हैं कि संस्कृत अगर मैं पढ़ भी लेता हूँ, क्या हमारे देश में अभी ऐसी कोई व्यवस्था है जहाँ लोग संस्कृत बोल रहे हो, या संस्कृत के बेस पे उसको नौकरी में या करियर में फायदा हो, या किसी वो दूसरी कंट्री में जाएगा उसको कोई किसी भी तरह का बेनिफिट हो जाए? मैं आपको पंजाब का एग्जाम्पल देता हूँ। पंजाब में पहले से ही रूल था कि एक आपको पंजाबी लेनी होगी और एक क्षेत्रीय भाषा हिंदी हो जाती है, और फिर आप इंग्लिश को ले लेते थे। लेकिन पंजाब का हाल क्या है? सबसे ज्यादा जो बाहर लोग जाते हैं और जिनको आइल्स का एग्जाम और टॉफिल के एग्जाम को क्रैक करने की जरूरत पड़ती है, वो पंजाबी हैं। सबसे ज्यादा क्राउड इंग्लिश सीखने वाला पंजाबी है, और वो कितना पैसा पे कर रहे हैं आपको जान के हैरानी होगी। वो सिर्फ कोई 2-4-10 हजार नहीं, वो लाखों रुपया पे करने को तैयार है बैंड लाने के लिए, आइल्स के बैंड लाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां इंग्लिश पे जोर नहीं दिया गया है। अगर आप इंग्लिश पे जोर देंगे और आपको मालूम है कि उसकी जरूरत है जनता को, हमारे देश के लोगों को, तो उससे उनका सोल्यूशन हो जाएगा। रही बात संस्कृति की, कल्चर की, उसके लिए चाहे एक अलग सब्जेक्ट बना दे, एक अलग व्यवस्था कर दे जिसमें देश प्रेम और इन सब चीजों को आप अलग से सिखाएं। मैं तो इस चीज का भी हिमायती हूं। लेकिन इंग्लिश को आप इस तरह से पढ़ाने लग जाएं, इंग्लिश के चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, आपको जान के सर हैरानी होगी, क्लास 9th की इंग्लिश की किताब का नाम है कावेरी। एज एन इंग्लिश टीचर, एजुकेटर, मुझे ये सोच के ही अजीब लगने लगता है कि कावेरी तो हिंदी की बुक का नाम होना चाहिए। अब मैं रशियन कोई किताब पढ़ने लगूं और उसमें रशियन नाम ना होके उसका कोई इंग्लिश में नाम रखा जाएगा उस किताब का, तो मुझे ऑड लगेगा, क्योंकि रशियन की तरह पढ़ाई जानी चाहिए। और उसमें जो चैप्टर्स भी हैं, अगर मैं पूरी ही बात करूं, कावेरी में जो चैप्टर्स हैं, जो पोइट्स हैं जिनको उसमें डाला गया है, वो भी सिर्फ ऐसा ही महसूस होता है कि इंग्लिश ना सिखा के बाकी चीजें सिखाई जाने की कोशिश। और that brings me to something that has always I find baffling actually. उसका संबंध इस बात से है कि हमारे यहाँ लगातार जब भाषा सिखाई जाती है, खासतौर से अंग्रेजी, लेकिन लागू हिंदी पे भी होता है, तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो भाषा की पाठ्य पुस्तकें होने से की बजाय साहित्य की पाठ्य पुस्तकें ज़्यादा होती हैं। उसमें आपको पोइट्री मिलेगी, उसमें आपको ऐसे मिलेंगे, उसमें आपको स्टोरी मिलेगी, ये तमाम चीज़ें मिल रही होती हैं, और भाषा नदारद होती है, फिर भाषा आपको उसमें खोजनी पड़ती है। आप साहित्य के माध्यम से भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। जबकि अधिकांश लोग जब रोजगार ढूंढने जाएंगे, जब दूसरी चीज़ें करेंगे, तो वो लिटरेचर का इस्तेमाल कम करेंगे, लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। डू यू बिलीव कि उनके बीच का जो अनुपात है उसे दोबारा से अलाइन करने की जरूरत है कि शायद 50-50 तक चल जाएगा, पर ऐसा मत करो कि 90% आप लिटरेचर पढ़ा रहे हैं और लैंग्वेज पढ़ा कम रहे हैं? आपने बहुत अहम सवाल उठाया, और ये बिल्कुल सच है। भाषा सीखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम उसको साहित्य की तरह पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना आप पढ़ोगे उतना आप वो चीज़ को समझने लग जाओगे, इस लैंग्वेज को समझने लग जाओगे। लेकिन वो तब पॉसिबल होता है कि जब पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो उसे उस तरह से पढ़ा पाए। आज हमारा जो जीडीपी है, जो एजुकेशन पे खर्च होता है, वो तकरीबन 4.2% है, और जो कि एनईपी के लिए 6% डिसाइड करता कि जो हमारा टारगेट है 6% है। बहुत बड़ा भी गैप है। अभी स्कूल में, जैसे मैंने पहले बोला, टीचर्स की कमी कितनी है? 1 मिलियन, अप्रॉक्स 1 मिलियन जो टीचर्स हैं वो सरकारी स्कूलों में, उनके पद खाली पड़े हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स वो परेशान अलग रहते हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म नहीं होता, वो परमानेंट नहीं होते। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, कितने स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ एयर कंडीशन क्लासरूम हो चुके हैं? कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ स्मार्ट बोर्ड है? चलिए एयर कंडीशन को साइड में रखते हैं। इवन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की बात करूँ, बड़ी रिनाउंड और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, वहाँ के टॉयलेट्स का प्रॉब्लम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल ये है अभी हमारे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेंगे नहीं, आप सिर्फ पॉलिसी बदलने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। पहले हमें टीचर्स को, खासतौर से क्योंकि 70% बच्चा, 70% लगभग जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं आज भी। ऐसा क्यों है कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं, वो तो इंग्लिश बड़ी फर्राटेदार बोलने लगते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जो टीचर, जो उनसे ज्यादा क्वालिफाइड टीचर्स हैं, मैं तो इसमें बहुत खुल के बोलता हूं, इसमें मैं शर्मा के नहीं बोलूंगा, कि सरकारी स्कूल का जो टीचर है उसका नॉलेज लेवल बहुत बेहतरीन है।
वो एक व्यवस्था से गुजर के आया, एक सिस्टम से निकल के तब जाके उसने वो नौकरी हासिल की है, लाखों लोगों को पछाड़ के। तो उसकी काबिलियत पे कभी शक नहीं है। एक प्राइवेट टीचर जो शायद अभी संघर्ष कर रहा है, उस कभी भी मैं बचपन में ये तो नहीं सोचता हूंगा ना कि मैं बड़े होके एक प्राइवेट स्कूल का टीचर बनूंगा, ये तो कोई सपना नहीं देखता है। वो हद से हद कहीं ना कहीं वो एक उसका एक फेज है जहां वो वहां पे अभी पढ़ा रहा है, वरना वो भी तैयारी सरकारी स्कूल की ही कर रहा है। सो ऐसा क्यों है? लेकिन वो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स तो बेटर रिजल्ट दे देते हैं, वो बेहतर इंग्लिश भी सिखा देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल वाले नहीं सिखा पा रहे। कारण है टीचर्स में कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। वहां एक माहौल हमें देना पड़ेगा। आप साहित्य की ही किताबें पढ़ाएं, आप उन्हें कहानियां ही पढ़ाएं, लेकिन उसके अंदर स्पोकन इंग्लिश जो कि बोलने वाली भाषा है, उसके लिए पूरी व्यवस्था हो, रूम्स हो, स्मार्ट बोर्ड्स हो, वो सारी चीजें हो, एक माहौल बच्चे को बना के दिया जाए, हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाए। जो काम कोचिंग वाले कर रहे हैं, इवन हम भी ये काम करते हैं, हम बच्चे को इंग्लिश सिखाते हैं, बेसिक से सिखाते हैं, और हम सिर्फ माहौल देते हैं। तो आप उसे माहौल दें। अब बच्चे को माहौल नहीं मिलता है सरकारी स्कूलों के अंदर, वो किताबें सिर्फ वो कहानियों की तरह रट्टा मार लेता है सिर्फ पास होने के लिए, और इस वजह से ही फेलियर देखते हैं। ये जो बहस है, जो एक तरफ तो बहुत प्रिविलेज स्कूल और प्रिविलेज बैकग्राउंड के बच्चे हैं, फिर उसके कहीं नीचे आकर वे अंडर प्रिविलेज या कम प्रिविलेज वाले वो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और दिल्ली में के सरकारी स्कूलों में फिर भी आप थोड़ी उम्मीद कर लें, उसके बाद कहीं राज्यों के स्कूल होंगे, फिर पीछे एक नीचे और एक पूरे निचली पूरी परत बनती है जिसमें वे बच्चे हैं जो मान लीजिए मदरसों में पढ़ रहे हैं, वे बच्चे जो कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स में पढ़ के आ रहे हैं, जहाँ पर और अंग्रेजी की गत पूरी है, जहाँ इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि अंग्रेजी जो है उसमें उसके व्यावहारिक अंग्रेजी उस तरीके से सिखाई जाएगी। एज अ पर्सन हु आर कमिंग फ्रॉम दिस कम्युनिटी इटसेल्फ, आप कहाँ देखते हैं इन बच्चों के साथ रेजोनेट कर पाते हैं क्या? उन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्हें शिक्षा की जो ये बुनियादी चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि सबको मिलनी चाहिए, वो उस पैमाने पर नहीं मिल पा रही है, और वैसे भी वातावरण इस तरीके का बना है जिसमें लगता है कि उस शिक्षा को कम महत्व दिया जा रहा है? जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना और देखा है, व्यवस्था एक हद तक काम आती है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप खुद क्या बनना चाहते हो, कैसे इंसान हो, वो भी आपको बहुत कुछ बनाता है। आपने जैसे मदरसों का जिक्र किया, तो मदरसों से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राजा राम मोहन राय, मैंने सुना कि वो मदरसे से पढ़ के आए थे। मेरा अपना कॉलेज एक समय में मदरसा था, और हम लोगों की पूरी शिक्षा व्यवस्था गालिब मदरसे में पढ़ाने आए थे। तो स्कूल, जैसे हम स्कूल कहते हैं, उसी तरह से मदरसा भी कोई किसी धर्म विशेष के लिए नहीं था, वो सिर्फ एक पढ़ने और पढ़ाने का एक तरीका था जो कि एंशिएंट टाइम में एक व्यवस्था थी। अगर उस व्यवस्था को आप बदलना चाहते हो, आप उसको सिर्फ एक धर्म तक रखना चाहते हो, तो ये आपको विचार करने की जरूरत है कि क्या आप समय के साथ बदलना चाहते हो कि नहीं। वहां रहते हुए आपके पास अगर एक कमरा है, किताबें हैं, एक शिक्षक है और बच्चे हैं, मुझे लगता है फिर किसी चीज की कमी नहीं रह जाती है। हाँ, आप सरकार से, आप जो अथॉरिटीज हैं उनसे सवाल कर सकते हो कि हमें ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ये नहीं मिलनी चाहिए, वो चीज अलग है। लेकिन अगर आपके मन में है कि मुझे पढ़ना है या पढ़ाना है, मुझे काबिल बनना है या बनाना है, तो अब आज के दौर में जहां सिर्फ कुछ क्लिक करने पे आपके पास दुनिया भर के वीडियोस आ जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, एक टीवी लगा दें, एक एलईडी लगा दें और उसमें यूट्यूब वीडियो डियर सर की प्ले कर दें इंग्लिश के लिए, तो आपका काम हो जा रहा है। ठीक बात। सो मुझे लगता है कि आपको वक्त के साथ साथ खुद को बदलना होगा, आपको आगे बढ़ने की तरफ जाना है। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बातें बहुत होती हैं, लोग शिक्षा हासिल कर लेते हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो पाते। ये इस चीज पे हमें गौर करने की जरूरत है। काशिफ, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया में बातचीत जा रही है। इसलिए ऑनलाइन वाला जो पूरा का पूरा जगत अब आया है, आपको क्या लगता है इसने शिक्षा को एक्सेसिबल बनाया है सब लोगों के लिए, या फिर इसने एक और परत अब जोड़ दी है कि आपको सामान्य वाली चीजें तो करनी है, उसके साथ साथ ये भी करनी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का एक सेंस में विस्फोट है। एक ही एक विषय पर सैकड़ों वीडियोस अवेलेबल हैं, और लगातार व्यक्ति वो जो फोमो होता है, जो एकदम फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी लोग पढ़ रहे हैं और मैं छूट जा रहा हूँ। हाउ डू यू सी इट? इस नए युग में विद्यार्थी पे और ज्यादा प्रेशर आ गया है क्या? बिल्कुल आया है। मैं तो ऐसा जरूर मानता हूं कि ऑनलाइन टीचिंग के फायदे अनेक हैं, बहुत फायदे हैं। जिन तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी उन तक पहुंची है। मुझे किसी का मैसेज आया था, कोई कश्मीर की बच्चियां थीं,
उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे आसपास में इस तरह का वातावरण नहीं है जो हमारे घर वाले हमें बाहर भेजें पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेजेस में, आपके वीडियोस देख के मैं पढ़ाई करती हूँ। ये सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ ऐसी हाउसवाइफ्स हैं, गृहिणियाँ हैं, जो शादी के बाद क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं तो वो घर बैठे यूट्यूब वीडियोस देख के, हमारे और हम जैसे जो बहुत लोग हैं उनके वीडियोस देख के वो तैयारी कर रही हैं और बहुत उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो चीज़ गड़बड़ हुई वो ये हुई, जिस दिन शिक्षा को, ख़ास तौर से जो ये ट्यूशन हम जो लोग जो हैं वो ट्यूटर हैं, मैं ये बात बहुत मैंने इस चीज़ पे विचार किया कि हम क्या हैं और टीचर और ट्यूटर का डिफरेंस क्या है। तो मुझे ये समझ में आया कि टीचर और ट्यूटर का डिफरेंस हमें बनाए रखना होगा। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम लोग ट्यूटर हैं, तब तक हम हमारी जिम्मेदारियां नहीं समझ पाएंगे। जो अब नुकसान जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एक अलग परत हो गई, फोमो क्रिएट हो गया, वो किसने किया? वो हम जैसे लोगों ने ही किया। ये हम लोगों की ही गलती रही कि हमने उस चीज को कहा कि तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ा रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, जो तुम्हारा लोकल का जो ट्यूटर है वो अच्छे नहीं है, सिर्फ यहां आओगे और पढ़ोगे तो ही कामयाब होगे। ये चीज हमने बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं किसी भी वजह से हमने बच्चे के दिमाग में डालने की कोशिश की है, जो कि रुकनी चाहिए। क्योंकि ट्यूटर जो हम लोग हैं ऑनलाइन पढ़ाने वाले, उनके ऊपर कोई चेक नहीं है, कोई भी उठ सकता है, कोई भी कुछ भी कोई भी दावा शुरू करेगा और कुछ भी पढ़ाने और जिसके ऊपर मैं तो चाहता हूं इसके ऊपर तो कानून भी बन जाए तो किसी का नुकसान नहीं कि हम जैसे लोगों को शिक्षक कहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हम ट्यूटर हैं। अब ट्यूटर की हिंदी क्या होती है आप मुझे बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जितना फर्क टीचर और ट्यूटर में है, उतना ही फर्क शिक्षक और जो उसका जो भी दूसरा हिंदी मीनिंग होगा वो उसमें रहेगा। ये वाला जो मसला है जिसमें अब तक तो हम बात केवल यूट्यूब की करते थे, अब एक नया मसला खड़ा हुआ है जिसे हम एआई कहते हैं। और बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो शिक्षक के जो काम थे उनमें से बहुत सारे कामों को अगर पूरी तरह नहीं तो काफ़ी हद तक रिप्लेस कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और लर्निंग को लेकर, सीखने को लेकर आप क्या महसूस करते हैं? बाकी का तो नहीं कह सकता, लेकिन डियर सर को तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा एआई। एक्चुअली एआई किस हद तक सोच सकता है? वो उस हद तक सोच सकता है जितना उसको जितना फीड किया गया, जितना उसकी ट्रेनिंग हुई है, जितना ऑलरेडी गूगल पर है, इंटरनेट पे है। जो चीज़ है ही नहीं वो एआई नहीं ला सकता अभी तो फिलहाल। इस वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकता है, उस चीज़ से मैं दो राय नहीं रखता। लेकिन जब बात एक शिक्षक की आती है, किसी पढ़ाने वाले की आती है, एजुकेटर की आती है, उसके पास एक ही चीज को कराने के n नंबर ऑफ वेज होते हैं। टीचिंग बहुत एक्सप्लोर होने की जरूरत है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भी मैं किसी को सोच के ये नहीं कह सकता ये मेरे फेवरेट टीचर है सिर्फ टीचिंग की वजह से। वो एक बहुत बेहतर इंसान हो सकते हैं, बहुत अच्छे राष्ट्रवादी इंसान हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, बट टीचिंग कि अगर मैं इनसे मैथ्स पढ़ लूं, मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन अगर इनसे पढ़ लूं तो मैं इनका फैन हो जाऊंगा। ये जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इनका जो वे है वो ऐसा है कि मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। या साइंस से तो मैं दूर भागता हूं, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जब साइंस शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है समा बांध दिया, एक गाने की तरह, एक सॉन्ग की तरह पढ़ा देते हैं। ये ऑनलाइन में तो मुझे नहीं दिखते। मेरी खुद की लाइफ में भी बहुत ज्यादा ऐसे टीचर नहीं मुझे टकराए जिनको मैं सोचता कि हाँ क्या शानदार टीचर। एक दो हैं, ऐसा नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं काफ़ी समय से शिक्षा को एक डिसिप्लिन की तरह भी पढ़ता रहा हूँ और उसके आधार पर मेरी अपनी ये समझ बनी है कि कई व्यक्ति जब अपने प्रोफेशन को लेकर दर्शन के स्तर पर पहुँचता है, तब वह इस पैशन के साथ बात करता है जिस पैशन के साथ आप बात कर रहे हैं। जब आप शिक्षा को या जिस डिसिप्लिन में आप हैं उस डिसिप्लिन को एकदम फिलोसोफाइज करने के लेवल पे पहुंचते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स यू मी टू द क्वेश्चन कि आपका अपना दर्शन क्या है? व्हाट इज योर फिलोसफी? क्या सच है, क्या अल्टीमेट है? आई एम एन एक्सेप्शन। पहले मैं सोचता था कि मैं भी बाकियों जैसा बनने की कोशिश करूं, मैं शायद उनसे अलग क्यों हूं। पहले सवाल था अलग क्यों हूं, अब जवाब है अलग ही हूं, और शायद अलग होना जरूरी है। अगर मैं भी जी वैगन और BMW और फरारी या फिर उस जगह मेरा घर होना चाहिए, उतने करोड़ का मैं मालिक होना चाहिए, अगर मैं भी उसी डायरेक्शन में चला जाऊंगा तो शायद
जो ऊपर वाले ने जिस रोल के लिए, जिस किरदार के लिए मुझे यहाँ निभाने के लिए भेजा है, शायद वो पूरा नहीं हो पाएगा। आज मुझे ऐसा लगता है जितना मैं बच्चों से मिलता हूँ और मुझे इनपुट मिलता है, वो मुझे ऐसा देखते हैं कि अगर किसी पे हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, इस इंसान पे कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स नहीं बेचता। गुड। आज 10 साल हो गए ऑनलाइन पढ़ाते हुए, कोई पेड कोर्स नहीं है। ऐसा नहीं था कि हमें पैसों का ऑफर नहीं मिला होगा, ऑफ कोर्स वो अमाउंट जो बहुत बड़ा अमाउंट है वो भी दिया गया होगा, लेकिन चाहे इसको कोई बेवकूफ़ी कहे, चाहे बच्चों से प्यार कहे, या फिर पढ़ाने की तरफ पैशन, या फिर एक आदर्श कहे, मेरे प्रिंसिपल्स कहे, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसी काम के लिए भेजा है कि मैं सबको, बच्चों को ईमानदारी से सही रास्ता दिखाऊं। इस देश को मुझे सही बात कहते हुए डर नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं देश से प्यार करूंगा, अपने राष्ट्र से प्यार करूंगा, तो सबसे ज्यादा प्यार मैं बच्चों से करूंगा, स्टूडेंट्स से करूंगा, शिक्षा व्यवस्था से करूंगा। मैं कभी भी कोई भी बात सिर्फ प्रॉब्लम की तरह नहीं कहना चाहता। मेरा मानना यह है, जो कि मीडिया भी करता है, लोग कहते हैं मीडिया मुद्दे नहीं उठाता, गलत कहते हैं। शिक्षा के ऊपर कुछ भी पेपर लीक हुआ, कौन सा चैनल ऐसा था जिसने नहीं उठाया? मीडिया करता है ये काम, लेकिन जो काम वो नहीं करते हैं मीडिया के लोग और इन्फ्लुएंसर्स भी, वो क्या सोल्यूशन क्या मिला? मुद्दा उठा देने से ही कुछ नहीं होता, सोल्यूशन नहीं मिलता है, सो वो बीच में छोड़ दिया जाता है। अभी सिर्फ ये चलता है, पेपर लीक हुआ, सबने शोर मचाया, क्या मिला? काशिफ, अब जब ये बात कह रहे हैं तो एक खतरनाक बात कह रहे हैं। जिस वक्त में हम हैं उस वक्त में एक शिक्षक द्वारा ये कहना कि वह अपने बच्चों से प्यार करता है, एक खतरनाक बात है। इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि जब आप बच्चों से प्यार करेंगे तो बच्चों के हितों को महत्व देंगे, और बच्चों के हितों को महत्व देंगे तो कई बार आपको बच्चों के हित के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, खासतौर से इसलिए भी क्योंकि सारी दुनिया आपको देखती है, तो बच्चे भी आप पर भरोसा करते हैं और आपकी तरफ देखते हैं, और ये आवाज़ कभी कभी सवालों की शक्ल में होगी। और आजकल सवाल उठाना कई बार बहुत जोखिम भरा हो जाता है, सभी के लिए हो जाता है। हम सब तो लगातार सुनते ही, आपका तो नाम भी काशिफ है, आपको तो टारगेट करना और आसान होगा। तो अभी हाल के कुछ उदाहरणों में हमें इसे देखा भी है। आपको नहीं लगता कि ये खतरनाक बात है कि एक पॉपुलर शिक्षक अपने विद्यार्थियों से प्रेम करे? अभी सीबीएसई का मुद्दा उठा था और वो काफी तूल पकड़ा था उस मुद्दे ने, और वो बहुत बड़ा मुद्दा भी था, बहुत बड़ा ओएसएम वाला जो था वो ब्लंडर था। और वो मुद्दा जो सबसे पहले किसी ने उठाया था तो वो मैं ही था, जब 13 तारीख को बच्चों का रिजल्ट आया और उसके बाद बच्चों ने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी। बट इस चीज़ में मैं बिल्कुल श्योर रहता हूँ कि मैं सिर्फ बच्चों की बात कर रहा हूँ। मुझे उस पॉलिटिक्स में ना जाना है, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे बच्चों का सहारा लेके किसी को क्रिटिसाइज करना है। मेरी भाषा की शालीनता या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मेरा कोई ऐसा भाव नहीं रहता जिससे ऐसा लगे भी कि मैं किसी को टारगेट करना चाह रहा हूँ या मेरा कोई और उद्देश्य है। और यही चीज मुझे लगता है कि अगर आज के समय में भी, अगर एज अ टीचर, क्योंकि मुझे मेरा रोल पता है, हो सकता है कि कोई पॉलिटिशियन हो सकता है कोई और इन्फ्लुएंसर हो, वो गवर्नमेंट को या फिर अथॉरिटीज को अलग तरह से, अलग ढंग से क्रिटिसाइज करे, सवाल उठाए, संघर्ष करे, लेकिन वो उस चीज के लिए मैं नहीं हूं। मेरा काम पढ़ाने का, बच्चे को गाइड करने का है। उससे रिलेटेड, उससे संबंधित अगर मेरा कोई भी मुद्दा बनता है और जिसके ऊपर मुझे बोलने की जरूरत है तो मैं बोलूंगा। डरता उस चीज का मुझे ना कभी डर लगा है ना कुछ। और कहते हैं कि कायर की 100 दिन की जिंदगी, शेर की एक दिन की जिंदगी, तो वो वाली बात है सर, होने को कुछ है नहीं। ये चलिए इस औसम वाले मामले को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। हम लोगों ने इसके बहुत विस्तार से समझने की कोशिश की, और जो चीज़ निकल कर आई वो ये, मुझे दो चिंताएं उसमें निकल गई। एक तो स्वाभाविक तौर पर ये कि सिस्टम ने पूरी तैयारी नहीं की थी इस तरीके की प्रक्रिया को लाने की, और उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज आई उनको समय रहते दूर करने की जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई थी। शायद इसके पीछे सिस्टमिक वजह थी, किन कंपनियों को दिया गया, उन कंपनियों की क्या स्थितियां थी, वह चीज़ थी। एक तो वह था, और दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दी कि यह कारण नहीं समझ में आके दे रहा कि ये तमाम प्रक्रिया जो थी वो अंततः क्या हासिल करने के लिए थी। आपको इस ओएसएम से क्या प्रमुख आपत्तियां रही हैं? क्या आप चाहेंगे कि अगले साल भी ओएसएम को लाया जाए? अगर मैं कहूं कि ओएसएम होना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, तो शायद मैं एक रिग्रेसिव सोच का इंसान कहलाऊंगा। हमें तकनीक के साथ साथ अपने आप को भी अपग्रेड करने की, अपडेट करने की जरूरत होती है। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ओएसएम सिस्टम ही खराब है। अगर किसी से कोई कैमरा नहीं चल रहा है
कोई मोबाइल फोन नहीं चल रहा है, ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, तो ऑपरेट करने वाले का प्रॉब्लम है, उस कैमरा की, उस मोबाइल फोन की प्रॉब्लम नहीं है। वही ओएसएम के साथ तक एक तकनीक थी, उस तकनीक के मदद से आप वाकई में अच्छी कॉपी चेकिंग कर सकते थे, समय रहता तो, और उसको आप पायलट प्रोजेक्ट पे लाते। हुआ क्या, कोई चीज आती है तो पहले उसको टेस्ट किया जाता है, पायलट प्रोजेक्ट पे डाला जाता है, उसके रिजल्ट्स को बेंचमार्क बनाया जाता है कि जो मैनुअल चेकिंग थी उसमें क्या रिजल्ट्स बने और जो एएसएम से चेकिंग थी उसमें क्या रिजल्ट्स बने। बेंचमार्क बना के उसको आपस में मैच करके जो डिफरेंस था उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करके असेस किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। इसमें क्या किया गया, पहले इंप्लीमेंट किया गया, बाद में सोचा गया अच्छा देखते हैं क्या हुआ है। वो जो लापरवाही बरती गई, जो तकरीबन 17-18 लाख बच्चों की 98 लाख कॉपीज के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर दिया गया, और उसके बाद भी फिर वही मेरा सवाल है, मीडिया ने मुद्दा उठाया, सब इन्फ्लुएंसर्स ने उठाया, हमने उठाया, बच्चों ने उठाया, सारी चीजें साबित कर दी, एकदम डन एंड डस्टेड केस था कि ये ब्लंडर था, कॉपीज भयंकर तरीके से चेक हुई थी, लेकिन सोल्यूशन क्या मिला, बच्चों को फायदा क्या हुआ? आज भी बच्चे मुझसे कहते हैं सर हमने गलती क्या की थी, अब तो आप भी नहीं बोल रहे इस मुद्दे पे। मेरा कहना ये, मैं अब भी बोलूं तो अब कितना बोलूं? आप एक हद तक एक आवाज उठा सकते हैं, आपने कोई चीज साबित कर दी है, अब और कैसे साबित करें कि उसमें गड़बड़ नहीं? शिक्षा मंत्री ने सामने से आके कहा कि हाँ गलतियां हैं, फिर उसका हल क्या मिला? कुछ भी नहीं। हालांकि फिर वही बात है कि हम शिक्षक शायद बोलना तो बंद नहीं कर सकते, बोलना तो फिर भी पड़ेगा ही। ट्रू। शायद ये एक ऐसा बोझा है जो हर शिक्षित व्यक्ति को अपने साथ लेना होता है, क्योंकि अगर आप अन्याय को देखते हुए चुप रहते हैं तो शिक्षा ने जिस लिए आपको तैयार किया था आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। हाउ डू यू सी, वी आर इन द लास्ट लेग ऑफ डिस्कशन, आप शिक्षा को कैसे देखते हैं? ये केवल एक कहें कि रोजगार या रोजी रोटी चलाने की चीज भर है या कोई बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षा? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं एक वाहिद इंसान हूं जो एसएससी के मुद्दे पे भी बोला था, जो नीट के मुद्दे पे भी बोला था, जो सीबीएसई के मुद्दे पे भी बोला था, जो सीयूटी के मुद्दे पे भी बोला था, जो उस हर मुद्दे पे बोलता है जो स्टूडेंट से रिलेटेड है। और अगर मेरे सामने कुछ भी ऐसा आता है जिसमें विद प्रूफ बच्चा विद पूरी एविडेंस के साथ अपनी बात रखता है, तो मैं वो बात सामने जरूर उठाता हूँ, चाहे उसके ऊपर कार्रवाई हो या ना हो, क्योंकि जितनी मेरी कैपेसिटी है, जो मेरा रोल है, वो तो मैं ईमानदारी से अदा करूं। और अगर जिस दिन मुझे डर लग गया और मैं ये सोचने लगूं कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं फिर बच्चों को पढ़ाऊं। ट्रू, मैं ये प्रोफेशन फिर छोड़ दूंगा। नहीं, लेकिन इन जनरल, ये तो हमारी आपकी बात है, लेकिन शिक्षा समाज में इन जनरल इसका काम केवल लोगों को रोजी रोटी दिलाना भर है, या जब किसी व्यक्ति को इल्म आता है, शिक्षा हासिल होती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है? मैं फिनलैंड का एग्जाम्पल दूंगा आपको। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी का, लेकिन फिनलैंड में जो सबसे बड़ा एग्जाम है वो वहां का टीचिंग एग्जाम है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ टीचर इन फिनलैंड, दैट्स द टफेस्ट एग्जाम देयर। ऐसा क्यों है? और फिनलैंड का मॉडल सबसे श्रेष्ठ मॉडल माना जाता है। छोटा सा देश है फिनलैंड, और जो सबसे बड़ा देश है अमेरिका, वो उसको फॉलो करता है। ऐसा क्यों? कुछ तो ऐसा खास होगा ना उनमें। टीचिंग को सबसे मुश्किल जॉब बना दिया गया। क्यों? क्योंकि जो एक टीचर होता है उसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पे, वही उसको उसकी अपब्रिंगिंग करता है। बच्चा 10 घंटे घर में रहता है, 12 घंटे, 8 घंटे स्कूल में रहता है। सो 8 घंटे जिन टीचर्स के बीच में बच्चा रह रहा है, 6 घंटे जिन टीचर्स के बीच में बच्चा रह रहा है, वो टीचर्स ही अगर मोरली करप्ट हैं, अगर उन टीचर्स में खोट है, अगर उनकी परवरिश उस तरह से नहीं है, उनकी ट्रेनिंग इस तरह से नहीं है, तो वो पूरी एंटायर जनरेशन को खराब कर सकते हैं। कहते हैं कि एक खराब डॉक्टर जो होता है वो एक पेशेंट को खराब कर देगा, एक पेशेंट की जान लेगा। अगर एक कोई खराब इंजीनियर एक बिल्डिंग खराब बना देगा, लेकिन अगर एक टीचर खराब है वो एंटायर जनरेशन को खराब कर देगा। सो ये चीज माइंड में रखते हुए मुझे लगता है कि टीचर, चाहे आप ट्यूटर ही सही, क्योंकि बहुत हम तो ये बारीकी बातें करते हैं कि ट्यूटर और टीचर में क्या डिफरेंस है, हर कोई लेमैन नहीं समझेगा इस बात को। वो तो यूट्यूब पे पढ़ाने वालों को ही टीचर मानता है। अब आप अगर टीचर, किसी ने आपको मान लिया है, अगर आप काबिल नहीं भी थे, अब काबिल की तरह बिहेव करो। अगर आप अच्छे नहीं भी थे, आप में 100 ऐब थे, आपकी कुछ ऐसी आदतें थी जो बहुत घटिया थी, बहुत बेकार थी, लेकिन अब आप अगर टीचर बन गए हो तो अब बेहतर बन जाओ, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है।
बच्चा ये तक नोटिस करता है आपने किस कलर के कपड़े पहने हैं। मैं बिना कोट के बाहर नहीं निकल सकता। बच्चे कहते हैं कि बिना कोट के कैसे आ गए आप अपनी क्लास में, वो मुझे कमेंट कर करके कहेंगे कोट पहनो। और ऐसा होता है, अगर मैं बिना कोट के बाहर निकलता हूँ एक बार को बच्चा नहीं पहचानता जिस दिन कोट पहना होता हूँ, क्योंकि उन्होंने वो चीज नोटिस की है कि ये ब्लेजर पहनेंगे। सो बच्चा आपको बहुत बहुत ज्यादा आपको एक आइडियल पर्सन मानता है, आपको आइडियलाइज करता है। तो ये सोचते हुए आपको एज अ टीचर अपनी जिम्मेदारी निभानी है। बोरिंग बात लगेगी, आज के टाइम में ये बहुत ट्रेंडिंग नहीं है चीज, लेकिन ये सच है और कड़वा सच है। काशिफ, आप लंबे समय तक यूट्यूब टीचर रहे हैं, लेकिन अभी भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि इट्स टाइम टू गो टू द ऑफलाइन थिंग। क्या क्या भविष्य की योजनाएं हैं आपकी? आपने सही समय पर सही सवाल कर दिया। अभी रिसेंटली ही हमने ऑफलाइन में एंट्री की है। अरे वाह, बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा। लेकिन वही है कि ऑफलाइन में भी एंट्री ये कहते हुए की थी कि अगर इससे बच्चों का फायदा नहीं होगा तो हम बंद कर देंगे। और वो मैं अभी भी यहाँ पे भी बैठ के कह रहा हूँ, बच्चों का फायदा कैसे? आज बच्चा किसी कोर्स के लिए कोचिंग लेता है, लेट्स सपोज वो नीट की कोचिंग लेता है। नीट की कोचिंग के लिए ना चाहते हुए भी कम और ज्यादा उसके ऑफलाइन मोड में अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 50,000 से लेके 1 लाख या इससे भी ज्यादा के पैसे उसके खर्च हो जाते हैं। और नीट का रिजल्ट कितना जाता है? शायद 4%, 5%, इससे भी कम। ये भी राहुल गांधी ने बाकायदा ग्राफ बना के बताया कि 3,000 लोगों में 20 लोगों का सिलेक्शन होगा, या फिर 3,000 लोगों में एक व्यक्ति आईएएस बनेगा। वाकई स्थिति जो है, डाटा जो है वो ऐसा ही है। तो जब सीट ही टोटल 1 लाख के आसपास है, 1,18,000 के आसपास सीट है, 814 कॉलेजेस हैं। अब मुझे आप बता दें कि आप कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक सीट मिलेगी। बल्कि ये बहुत लंबा हमारा अभी डिस्कशन हो जाएगा अगर मैं इसके ऊपर बात करने लग जाऊं कि हम सारी बातें करते, पेपर लीक की बात करेंगे, नीट का पेपर सही नहीं हुआ उसके लिए एयरफोर्स आ जाएगी, टेलीग्राम बैन हो जाएगा, बस नए कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। नए कॉलेजेस क्यों नहीं खुलते, सीट नहीं बढ़ाई जाएंगी, इसके ऊपर कोई और भी नहीं बात करता। मैं मीडिया में जब इस मुद्दे पे बात करता हूं तो मीडिया भी इस चीज को स्किप कर देते हैं। वो मेरे पॉइंट मैं आपको, अगर चूंकि मैं यूनिवर्सिटी टीचर हूं तो इसलिए बड़ी सी ईमानदारी से बता सकता हूं कि पब्लिक फंडेड शिक्षा का विस्तार पॉपुलेशन के विस्तार के समानुपात, भाई एजुकेशन बढ़ रही है, सब लोगों की डिमांड बढ़ रही है। पहले कभी लिटरेसी रेट जो है 12-15% होता था, अब लिटरेसी रेट अगर 70% है, इसका डिमांड भी बढ़ी, पॉपुलेशन भी बढ़ रही, उसके अनुपात में सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि पब्लिक फंडेड एजुकेशन की जिम्मेदारी से पलायन किया जाता है, क्योंकि इसमें पैसा लगेगा, इसमें आपको बजट, जैसा आपने कहा कि आपको 6% ऑफ द जीडीपी खर्च करना चाहिए। आप वो करने की जगह पर क्या करेंगे? अगर आप रिसेंटली अगर देखें डाटा, सरकार ने कहा हमने बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ाया? उन्होंने स्टेट जो पैसा खर्च करता था उसे भी एक खाते में जोड़ना शुरू कर दिया, और उसके आधार पर कहा देखिए यूनियन बजट के 6% के आराम के लगभग एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। कहाँ से आ रहा है? कि राज्य कर रहे हैं। तो वो वाकई सीटें बढ़ाने की जरूरत है, नए कॉलेजेस खोलने की जरूरत है, वरना विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से लड़ते ही रह जाए। और स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इस बात को कौन उठाएगा? प्राइवेट कोचिंग वाले इस बात को उठाएंगे नहीं। अगर वो कहने लग जाएंगे कि ज्यादा कॉलेजेस खोल दो तो जो नीट की मार्केट है, आईआईटी की मार्केट है, वो खत्म हो जाएगी, जिसके ऊपर उनका पूरा साम्राज्य बना हुआ है। तो वो लोग ये इस बात को नहीं उठाएंगे। हम जैसे लोग उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारी कोई सुनेगा नहीं, हम हमारी बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है इसमें? स्टूडेंट्स का है, देश का है, हमारी पूरी जनरेशन का है। सो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा तो ये नीट का ही मुझे लगता है कि सीट्स का ये जो पूरा स्कैम चल रहा है, जब आपको मालूम है कि सिर्फ 1 लाख बच्चों को कामयाबी मिलेगी, 20 लाख बच्चा तो पहले से ही फेलियर माना जाएगा। तो आप ये सवाल कैसे कर रहे हो कि यहाँ रिजल्ट नहीं है? आपके पास सीट्स नहीं है, आपको कॉलेजेस की बात करनी है। सो मेरा विश्वास है कि हमें सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही धारा में बहते हुए। हाउ डू यू बिलीव दैट योर ऑफलाइन गोना कंट्रीब्यूट टू दिस? हाँ, वापस से इस पे आते हैं। ऑफलाइन पे मेरा ये था कि अगर एक बच्चा नीट एग्जाम के लिए 1 लाख रुपए खर्च कर रहा होता है, और जो कि ऑफ कोर्स उसको वहां सिलेक्शन नहीं मिलता है, इधर उधर भटकता रहता है, जिसके लिए वो अपने 6 महीने साल भर लगाता है, तो उसे क्या मिलता है? कोचिंग करने के बाद भी कुछ नहीं। हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो कोई कोर्स नहीं है, हम ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग की शुरुआत हमने की है अभी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, या फिर किसी को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है खुद को, या फिर आइल्स एंड टॉफल जब बाहर जाना है पढ़ने के लिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो हम वो स्टूडेंट्स जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या फिर जो प्राइवेट स्कूल से नहीं है, या जिनमें किसी भी तरह के कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी भी एज के हैं, वो हमारे पास आए 2, 2.5, 3 महीना
हमारे साथ ट्रेनिंग करें, और वहाँ पे ट्रेनर्स अवेलेबल रहते हैं जो उनको रियल लाइफ सिनेरियोज में ट्रेन करवा रहे हैं। अब हमारी कोशिश ये रहती है कि 2-2.5 महीने बाद अगर वो हमारे पास से चला भी जाएगा तो एंटायर लाइफ उसको वो ट्रेनिंग हेल्प करेगी। सो एक नया मॉडल है, बहुत नई चीज़ है और स्किल ओरिएंटेड है, जिसमें रिस्पॉन्स बच्चों का बहुत शानदार है, बहुत खुश होते हैं, बल्कि डिमांड आती है आगरा में खोल लो, इधर खोल लो, इधर। बट ये है कि धीरे धीरे से हम इस चीज़ पे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए। अब टू क्लोज दिस एंटायर थिंग, मुझे ये बताइए कि मैं मतलब ये बदतमीज सवाल है, लेकिन मुझसे शायद उम्र में थोड़े से छोटे होंगे तो पूछ लेता हूँ कि जब आज के 70 साल के बाद जब हम और आप दोनों नहीं रहेंगे, आप क्या चाहेंगे कब्र पे लगे हुए पत्थर पे क्या लिखा हो? वन हु आप मेड कैसे याद रख के रह जाएंगे? मैं चाहूंगा कि लिखें वन हु मेड द डिफरेंस। One who made the difference. You are making a difference. So Kashif, I'm really grateful for this entire conversation. और हम लोगों ने, मुझे बहुत मजा आया, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी बहुत मजा आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।